नमस्कार। कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के अर्थ पर डिस्कस किया था। आज हम औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारण पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से हुआ है। औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारणों पर चर्चा करने से पूर्व हम इसके मैप पर एक नज़र डालते हैं। ये इंग्लैंड का मैप है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड को मिला करके इसे यूनाइटेड किंगडम यूके के नाम से जाना जाता है। यह एक द्वीपीय देश है, अर्थात चारों ओर पानी से घिरा देश है। इसके इधर नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, नॉर्थ अटलांटिक सी, इधर भी ये पानी से घिरा हुआ है और ऊपर भी ये पानी से घिरा हुआ है। चारों ओर से ये पानी से घिरा एक देश है। यह यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं, हालांकि यह यूरोप महाद्वीप में आता है, परंतु ये बिल्कुल उसकी स्थल सीमा जो है वो किसी से नहीं लगती है। ये यूरोप महाद्वीप से बिल्कुल अलग है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस पर अटैक करना काफ़ी मुश्किल था। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप है। जिसमें यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल अलग बसा हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, इन सबकी सीमा एक दूसरे से मिल रही है। फ्रांस जर्मनी से लग रहा है, पोलैंड से लग रहा है, लेकिन इनकी स्थल सीमा इंग्लैंड से नहीं लग रही है। पानी से घिरा हुआ देश है। औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड से प्रारंभ होने के कारण, देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुई थी। तो इंग्लैंड से ही होने के क्या रीज़न थे? हालांकि यह हॉलैंड से भी हो सकती थी, क्योंकि हॉलैंड का व्यापार जो था वो काफ़ी अच्छा था। फ्रांस से भी हो सकती थी। फ्रांस जनसंख्या भी उसकी इंग्लैंड से तिगुनी थी, व्यापार भी इंग्लैंड से बढ़ा हुआ था। परंतु फिर भी कुछ कारण थे कि इन दोनों देशों से शुरू न होकर यह क्रांति इंग्लैंड से ही शुरू हुई, जिसके मेन रीज़न हैं लोहे एवं कोयले की खानों का पास होना। इंग्लैंड में लोहे व कोयले की जो खानें थी वह पास होने से पक्के लोहे के निर्माण में अधिक सुविधा हुई। आप जानते हैं कि लोहे को पिघलाने के लिए कोयले की आवश्यकता थी, तो मशीनों के मैन्युफैक्चर के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए इन दोनों का पास होना स्थित था, क्योंकि ऐसे में परिवहन के साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। और आप यह भी जानते हैं कि मशीनों जिस पर कारखाना पद्धति ने जन्म लिया, तो मशीनों के निर्माण हेतु पक्के लोहे की भी आवश्यकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन जो थे वो प्रचुरता के साथ इंग्लैंड में ही विद्यमान थे। कई इतिहासकारों ने ब्रिटेन को औद्योगिक पूंजीवाद के अग्रणी होने में जो महत्वपूर्ण साधन बताया है वह इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का होना बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। हम वाणिज्यवाद का जब डिस्कशन कर रहे थे तब भी ये देख चुके थे कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था। 18वीं सदी के अंत तक इंग्लैंड ने विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उपनिवेशों की दौड़ में फ्रांस सहित अन्य साम्राज्य पीछे रह गए थे।
फ्रांस जो था वहाँ की सरकार निरंकुश थी, जबकि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी और इंग्लैंड उपनिवेशों की दौड़ में भी आगे निकल चुका था। इन उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल प्राप्त होता था, जिसका वो मैन्युफैक्चर अपने देश में करता था और उसके बाद वही माल वो उन उपनिवेशों की मंडियों में बेचता था। यानी कि कच्चा माल भी उससे प्राप्त हो रहा था और बाद में सेल करने के लिए, महंगी दरों पर सेल करने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में बाज़ार भी मिला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मांग के अनुरूप उत्पादन। इंग्लैंड का निर्यात व्यापार फ्रांस के निर्यात व्यापार की तरह नहीं था। फ्रांस का जो व्यापार था वो उच्च कोटि की विलास वस्तुएं उसमें शामिल थी। वहाँ के राजा विलास वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्च करते थे। वर्साए के महलों में हम उनकी विलासिता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। विलास वस्तुएं जो होती हैं वो व्यापारिक दृष्टि से तो मूल्यवान होती थी, परंतु इनका निर्माण जो है वो मशीनों द्वारा संभव नहीं था। वे ज़्यादातर घरेलू उद्योगों द्वारा ही बनाई जाती थी, हाथों से ही बनाई जाती थी। और विलास की जो वस्तुएं होती हैं उनकी मांग भी हमेशा सीमित होती है। जबकि इंग्लैंड जो था वो उन चीज़ों का उत्पादक था जिनकी बड़ी मात्रा में ज़रूरत रहती थी। उसका विश्वास था कि यदि वह उन्हें और अधिक सस्ता बनाने का साधन पा जाए तो उसका बाज़ार और अधिक बढ़ सकता है। इसीलिए इंग्लैंड उन तरीक़ों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं का बड़ी तादाद में उत्पादन संभव हो सके। इस वजह से भी इंग्लैंड फ्रांस से आगे निकल गया। फिर है इंग्लैंड का मुक्त समाज। इंग्लैंड में कृषि दाश्ता तथा श्रेणी व्यवस्था फ्रांस व अन्य देशों की अपेक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। इंग्लैंड का जो समाज था वो काफ़ी लिबरल था, काफ़ी उदारवादी था, जबकि फ्रांस में अभी तक पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी, आर्थिक व्यवस्था का बहुत पतन हो चुका था। जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि फ्रांस के समाज में काफ़ी असमानता विद्यमान है। फ्रांस का जो समाज है वो कई वर्गों में विभक्त था, जिसमें से 2 वर्गों के पास तो अधिकार थे, जबकि एक वर्ग के पास अधिकार न के बराबर थे और सबसे ज़्यादा वो टैक्स पे कर रहा था। ऐसे में व्यापार एवं उद्योग का नया प्रयोग, जो औद्योगिक क्रांति ने नए प्रयोग किए, जो परिवर्तन किए, वो फ्रांस में संभव नहीं थे। इसके विपरीत इंग्लैंड में व्यापार एवं उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण था। इंग्लैंड के मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना अधिक विद्यमान थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। कोई परिवर्तन करने के लिए किसी शासक अथवा किसी कुलीन वर्ग अथवा किसी सामंत की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। तो उसका मुक्त समाज कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति में सहायक सिद्ध हुआ। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। देखिए, इंग्लैंड के पास बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर थे। जब इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ तो बहुत से जो उस व्यवस्था से अलग होकर अंग्रेज़ थे वो कस्बों में जा बसे। वहाँ ये कपड़ा बुनने लगे, जूते बनाने लगे या लकड़ी पर नक्काशी करने जैसे हस्तकौशल के अन्य कई पेशों में लग गए थे। जब औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई तब ये लोग नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए और ये स्वतंत्र लोग थे। जैसे जैसे मज़दूरों की मांग
होती ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते थे। फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे? युद्ध के दिनों में जब फ्रांस सभी देशों पर, यूरोप के लगभग सभी देशों पर उसने अटैक किया था, तो युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को न केवल अपने सैनिकों की वरन अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकता को भी पूरा करना पड़ा था। इसके लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना आवश्यक हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद वो जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए और इस बेकारी को दूर करने का एकमात्र उपाय था उद्योग धंधों का विकास। यानी कि एक तो युद्ध की आवश्यकता के लिए उसे उत्पादन बढ़ाना पड़ा और एक बाद में जो बेकारी फैली, जो बेरोजगारी फैली, उसको कंट्रोल करने के लिए उसे उद्योग धंधों का विकास करना पड़ा। तो ये दोनों ही परिस्थितियाँ औद्योगिक क्रांति के आगे बढ़ने में, विकास करने में मददगार साबित हुई। इंग्लैंड में शांति एवं व्यवस्था। 1688 की शानदार क्रांति, या हम जिसे कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में ये रक्तहीन क्रांति थी, जिसमें किसी का रक्त नहीं बहा था और राजतंत्र, आज भी वहाँ पे राजतंत्र है, लेकिन ये जो राजतंत्र था वो संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि संविधान के अंतर्गत राजतंत्र चलने लगा था। इंग्लैंड में संविधान जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित किया गया, उससे आंतरिक शांति वहाँ पर विद्यमान रही। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वॉलपोल की कुशल नीति से राजनीति एवं वित्तीय स्थायित्व वहाँ पर बढ़ा, जबकि यूरोप के अन्य देश जो थे वह गृह युद्धों से या बाहरी आक्रमणों से आतंकित थे। ब्रिटेन में वहीं राजनीतिक स्थिरता थी। देखिए, उद्योग वहीं पे डेवलप हो सकते हैं जो देश बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होगा, जहाँ पर वित्तीय राजनीतिक स्थायित्व होगा, यानी कि आपका जो आर्थिक रूप से जो आर्थिक पक्ष है, जो धन है, वो आपका उद्योगों को बढ़ाने में ही लग रहा है, न कि युद्धों पर खर्च हो रहा है। तो ब्रिटेन में वो राजनीतिक स्थिरता भी विद्यमान थी और शांति भी विद्यमान थी। उसने व्यापार तथा उद्योग के विकास का अवसर वहाँ पर बढ़ गया। यद्यपि ब्रिटेन को 18वीं शताब्दी में कई युद्धों में भाग भी लेना पड़ा था, किंतु जितने भी युद्ध ब्रिटेन ने लड़े वो उसकी भूमि पर नहीं लड़े गए, अर्थात मातृभूमि पर नहीं लड़े गए, वो या तो उसके उपनिवेशों में लड़े गए हैं या कहीं और। तो इससे वहाँ पर औद्योगिक विकास को बल मिला और इस शांति एवं व्यवस्था से उसका औद्योगिक विकास अन्य देशों की अपेक्षा अधिक हुआ। कोई भी लोग आतंकित नहीं थे, बड़े लोग, वे बड़े उद्योगों में आवश्यक पूंजी लगाने से डरते नहीं थे, संकोच नहीं करते थे। बाकी कारणों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।